हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए C4 पाथवे के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि C4 साइकिल और C3 साइकिल में मेजर करंट डिफरेंस क्या है और उससे रिलेटेड और भी जितनी सारी बातें हो सकती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि प्लांट दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे, मतलब वे प्लांट जिनके अंदर एडाप्टेशन प्रेजेंट होगा किसके लिए, ट्रॉपिकल रीजन में रहने के लिए, ठीक है ना, उनके अंदर आपको C4 पाथवे देखने के लिए मिलेगा। दो, दीज प्लांट हैव द C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product. They use the C4 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई C4 प्लांट है, ठीक है ना, तो C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल ही मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होगा या मेन बायोसिंथेटिक फेज होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए दिस इज पाथवे ऑफ द केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। ये सवाल उठता है, ठीक है ना, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कह रहे हैं कि रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो आगे हमें पता चलेगा। आगे बोल रहे हैं कि C4 प्लांट आर स्पेशल, C4 प्लांट स्पेशल, कैसे स्पेशल हैं, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, इनकी लीफ के एनाटमी के अंदर कुछ स्पेशलिटी देखने को मिलती है। वो क्या है, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज़, मतलब ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी को भी कह रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन, इनके अंदर फोटो रेस्पायरेशन की घटना नहीं होती है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाई वन, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पे काम कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते, ठीक है ना, फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते। अब फोटो रेस्पायरेशन क्या है, देखिए अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्टडी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड अदर ऑफ C4 प्लांट, डू यू नोटिस द डिफरेंसेस, डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मेसोफिल, डू दे हैव सिमिलर सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीथ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द particularly large cells around the vascular bundle of C4 plant are called। अच्छा, इसको समझने से पहले देखिए कुछ बात यहाँ पे हम लोग पहले दो बात यहाँ पे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो दोनों बात आप सीख गए तो फिर ये C4 पाथवे से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे गलत होने की संभावना ज़ीरो हो जाएगी। देखिए सबसे पहले एक बात ये समझिए, बेसिक बात, कि सर ये जो रूबिस्को एंजाइम है ना, रूबिस्को एंजाइम जिसका नाम हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, देखिए राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि रूबिस्को कह रहे हैं कि सर ऐसा प्राणी है जिसके पास दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। कितने एक्टिव साइट, दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव साइट कौन होता है, जहाँ से सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, ठीक है ना। तो अब इसके पास कह रहे हैं सर डबल एक्टिव साइट होता है, उसके चक्कर में
ये क्या है कि ये सर ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है और ये ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कहानी क्या है कि देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, ऐसे इसको सिंपल याद रखिए, ठीक है। देखिए, अगर ऐसे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है, उस कंडीशन में ये रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन डोमिनेट कर जाए किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो फिर उस कंडीशन में रुबिस्को की जो एक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। अब रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाने लगता है तो उस केस में एक स्पेशल घटना घटती है जिसे हम लोग फोटो रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। अभी फ़िलहाल के लिए फोटो रेस्पायरेशन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि फोटो रेस्पायरेशन इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस मतलब ये, ठीक है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। अब कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर फोटो रेस्पायरेशन होगा तो बस ये वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब ये क्या करेगा, ये प्रोडक्टिविटी को कह रहे सर इम्पेयर करता है और प्रोडक्टिविटी को घटाने का काम करता है। सही है क्या, सही है। चलिए सर, मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं। अब आप समझिए कि सर ये जो रुबिस्को है, अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगा ना, रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलेगा और अगर गलती से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन नीचे चला गया, ऑक्सीजन डोमिनेट किया, फिर उस कंडीशन में रुबिस्को किसकी तरह काम करने लगता है, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाने लग जाता है। और जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा तो फोटो रेस्पायरेशन होगा। अब फोटो रेस्पायरेशन प्रोडक्टिविटी को क्या करता है सर, कमज़ोर करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वेस्टफुल प्रोसेस बोल रहे हैं। तो अब जब देखिए, तो ये जो फोटो रेस्पायरेशन घटना है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये C3 प्लांट ग्रुप्स के अंदर मिलती है देखने को, ठीक है। अब यहाँ से जो C4 का एवोल्यूशन हो रहा है ना, C4 प्लांट का, उनके अंदर देखिए क्या स्पेशलिटी ये C4 प्लांट ग्रुप लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके अंदर क्रांज एनाटमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्रांज एनाटमी। ये स्पेशल कह रहे हैं एनाटमी होती है C4 प्लांट के अंदर। इसमें होता क्या है, जैसे देखिए ये रहा हमारे पास जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये रहे हमारे पास जाइलम फ्लोएम को सराउंड करती हुई कुछ ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं बंडल शीथ सेल, मतलब C4 प्लांट के अंदर देखिए, C4 प्लांट के अंदर आपको एक तो क्रांज एनाटमी, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा कह रहे कि सर यहाँ पे बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ, देखिए शीथ मतलब क्या होता है, शीथ मतलब कवरिंग, शीथ मतलब क्या होता है, कवरिंग। और बंडल मतलब होता है, बंडल मतलब वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल का बंडल है, ठीक है ना। ये बंडल किसका है, वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं सर, वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो बंडल शीथ सेल मतलब वेस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाली, घेरने वाली सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, बंडल शीथ सेल। और दूसरा जो कह रहे हैं ग्रुप होता है सेल का, वो होता है मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल जो है वो कॉमन है, जनरली कह रहे हैं कि सर जिस सेल के अंदर कह रहे हैं सर, जिस सेल के अंदर
फोटोसिंथेसिस चल रहा है उस सेल को हम लोग नाम देते हैं मेसोफिल सेल। सही है, चलिए मेसोफिल सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कैसे सोचना है कि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। अभी हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे थे, अभी हम ये देख रहे थे कि सर ये रहा हमारे पास, मान लीजिए कि जो हम जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये मेसोफिल, तो ये कोई कह रहा है कि सर ये कोई मेसोफिल सेल है, मान लीजिए मेसोफिल सेल है, ये मेसोफिल सेल का ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये सब हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें पता है सर कि ये कौन है, ये ग्रेना है। अब ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, याद करिए क्या होता है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होता था उसको क्या नाम दिए थे, NADPH2 प्लस ATP, ठीक है। ये दोनों बातें अब फर्दर कह रहे हैं कि जब हम आगे पढ़ाई हमने किया तो हम क्या देख पा रहे थे कि सर डार्क रिएक्शन चलता है कहाँ, डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है रूबिस्को, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है रूबिस्को। अब आप समझिए ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को स्ट्रोमा के अंदर, अब ये समझिए थोड़ा सा ना, अब यहाँ से हमें पता चला कि सर लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH2 ATP और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इन जनरल जब कह रहे ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेट करता है, उस कंडीशन में रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है, वो ऑक्सीजन को जोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। और जब तक वो ऑक्सीजन को नहीं जोड़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहा है कौन, रूबिस्को, तब तक आपको फोटो रेस्पायरेशन देखने को नहीं मिलता है, फोटो रेस्पायरेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फोटो रेस्पायरेशन कब देखने को मिलने लगेगा, अगर कह रहे सर किसी वजह से ऑक्सीजन डोमिनेट कर जाए किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर इस कंडीशन में क्या शुरू होगा, फोटो रेस्पायरेशन। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे C4 प्लांट ग्रुप के अंदर ना हम बोलते हैं सर कि डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। समझिए इसको थोड़ा सा, डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, कैसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, एंड मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, ठीक है ना, डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होने से, डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होने से हमें कह रहे हैं कि सर फ़ायदा क्या होना है। देखिए तो अब समझिए इसको कि सर हमारे पास एक सेल है मेसोफिल और दूसरी सेल है बंडल शीथ सेल, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है हमें, आप समझिए कि बंडल शीथ सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है किसको, रूबिस्को को, ठीक है ना। मतलब C4 प्लांट ग्रुप के अंदर रूबिस्को का जो लोकेशन होता है या उसका जो पोजीशन होता है वो मेसोफिल सेल में नहीं होता है, वो मेसोफिल सेल में नहीं होता है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो रूबिस्को में। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों किया होगा नेचर ने। देखिए अब यहाँ पे ऐसे सोचिए कि बंडल शीथ सेल के अंदर अगर रूबिस्को को आना है, ठीक है, और दो काम किया यहाँ पे डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो मेसोफिल सेल है, देखिए यहाँ पे जो मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको नाम देते हैं एग्रेनल। देखिए
अब ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने से क्या होगा, ए ग्रेनल मतलब ग्रेना अब्सेंट, ग्रेना अब्सेंट। अच्छा, ग्रेना अब्सेंट मतलब लाइट रिएक्शन गया काम से सर, लाइट रिएक्शन गया काम से मतलब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। अब आप समझिए, अच्छा रूबिस्को की प्रॉब्लम क्या थी, रूबिस्को की यही तो प्रॉब्लम थी ना कि सर वो ऑक्सीजन को बाइंड करने लग जाता था। तो रूबिस्को को हम एक ऐसे साइट पे डाल दें जहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो ही ना, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ना हो। अब दूसरी बात क्या है कि रूबिस्को की जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी थी। तो रूबिस्को जिस साइट पे प्रेजेंट हो, रूबिस्को जिस साइट पे प्रेजेंट हो, अगर वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को लगातार कह रहे हैं बढ़ाते रहें, तो रूबिस्को फिर इस कंडीशन में रूबिस्को सिर्फ एक ही एक्टिविटी करेगा जिसको हम बोलते हैं सर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। और जब ये रूबिस्को जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो वो फिर कह रहे हैं कि सर वो C3 साइकिल को आराम से चलाएगा, वो C3 साइकिल को आराम से चलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझ गए, दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, एक को ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, दूसरे को ए ग्रेनल। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किसका होता है सर, बंडल शीथ सेल का। बंडल शीथ सेल का ए ग्रेनल, ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, ग्रेना के अंदर। तो ग्रेना के अंदर कह रहे हैं कि अगर ग्रेना ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ऑक्सीजन का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, फिर रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो फिर रूबिस्को बाइंड किससे करना चाहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। और रूबिस्को वाले साइड पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को लगातार बढ़ाते रहें तो उस कंडीशन में रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ना करके वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कह रहे हैं करेगा। और जब जब रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, C3 साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आई होप थोड़ा सा आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में इन्होंने लिखा क्या है इसके अंदर ना। देखिए, द पार्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल, यही तो बताया ना कि बड़ी बड़ी सेल होती हैं किसके अराउंड, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम के अराउंड ऑफ द C4 प्लांट, दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल। एंड द लीफ विच हैव सच एनाटमी आर सेड टू बी क्रांज एनाटमी, मतलब वे लीफ जिनके अंदर ये बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती हैं उस एनाटमी को हम लोग नाम देते हैं क्रांज। क्रांज मीन्स ब्रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ, ये कह रहे हैं कि सर मतलब क्या होता है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। आगे बोल रहे हैं द बंडल शीथ सेल मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, कई सारी लेयर बना सकती हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास कह रहे हैं ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थिक वॉल्स impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. You may like to cut a section of section of leaf of C4 plant, maize or sorghum to observe the cranch anatomy and distribution of mesophyll cells. It would be interesting for you to collect leaf of diverse species of plant around you and cut vertical section of the leaf. Observe under the microscope, look for the bundle sheath around the vascular bundle. The presence of the bundle sheath would help you to identify the मतलब कह रहे हैं कि सर C4 प्लांट होगा तो उसके पास क्या होगा, बंडल शीथ सेल होगी। बस इतना सा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भौकाल है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन द फिगर। दिस पाथवे that has been named the Hatch and Slack pathway. C4 pathway is also known as Hatch and Slack pathway, is again a cyclic process. Let us study the pathway by listing the steps.
द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है उसके पास 3 कार्बन होता है और उसका नाम होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट, इसके पास कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन, ठीक है ना। एंड इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल में। अब मेसोफिल सेल में अब देखिए ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है पेपकेज। क्या नाम होता है? पेपकेज, या इसी का नाम होता है पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज। अब ये पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ जोड़ता है। देखिए तो 1 कार्बन यहाँ और 3 कार्बन यहाँ, 3 और 1 को इकट्ठा करेंगे तो कितना कार्बन हो गया? ये 4 कार्बन। तो यहाँ पे पहला 4 कार्बन कंपाउंड तैयार होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसीलिए कह रहे हैं कि इस पाथवे का नाम पड़ गया C4 पाथवे, ठीक है ना। देखिए फास्फोइनॉल पायरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेज। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम। देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है, कि C4 प्लांट का जो मेसोफिल सेल होता है उसके पास रूबिस्को नहीं होता है। समझ गए ना? रूबिस्को यहाँ पे नहीं है। रूबिस्को का पोजीशन कहाँ होता है? रूबिस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? बंडल शीथ सेल में। द C4 एसिड ऑक्सेलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। तो ये एसिड बनता कहाँ है? तो ये बनता है सर मेसोफिल सेल में। अब आगे इसका क्या होगा? इट देन फॉर्म द अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और aspartic acid in the mesophyll cell itself which are transported to the bundle sheath cell। देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि इनको कहाँ भेज दिया जाता है? ये C4 एसिड, देखिए यहाँ पे C4 एसिड ये तैयार हुआ। अब इसको भेज देना है कहाँ सर? बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर देखिए C4 एसिड की एंट्री होती है यहाँ पे। बोलिए, अब यहाँ से ये डीकार्बोक्सिलेशन दे रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अब आप समझिए कि ये वो साइट है, ये वो साइट है जहाँ पे रूबिस्को है, ये वो साइट है जहाँ पे रूबिस्को है। अब रूबिस्को को अगर कह रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, रूबिस्को के पास कितना मतलब रूबिस्को कह रहे हैं सर रूबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता रहे तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा। तो फिर इस कंडीशन में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और यहाँ से सर C3 साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि C4 एसिड है, ये यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो ये C3 एसिड बना। C3 एसिड का नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस फास्फोग्लिसरिक एसिड को फिर से आपको भेजना है कहाँ? भेजना है सर मेसोफिल सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि फास्फोइनॉल पायरुवेट को जैसे वहाँ पे हम लोग RuBP को रीजनरेट कराते थे वैसे ही यहाँ पे हम फास्फोइनॉल पायरुवेट को रीजनरेट कराएंगे, ठीक है ना। तो जब फास्फोइनॉल पायरुवेट का ये जो रीजनरेशन होता है यहाँ पे एडिशनल 2 ATP खर्च होता है, ध्यान रखिएगा। कितना ATP खर्च होता है? एडिशनल 2 ATP खर्च होता है। सही है, इतनी बात आपको पता लग गई। तो अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं। It then form other 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself which are transported to the bundle sheath cells। देखिए यहाँ पे bundle sheath cells, हाँ ठीक है ना। In the bundle sheath cells these C4 acid are broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecule। 3 carbon molecule कौन है? Phosphoglyceric acid। The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to phosphoenol pyruvate again, thus completing the cycle। इस तरीके से कह रहे हैं कि साइकिल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। The CO2 रिलीज इन द बंडल, अब कह रहे हैं जो बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 रिलीज हुआ
उसका क्या होगा? द CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल्स एंटर द C3 आर द कैल्विन पाथवे। यही तो बोल रहा था ना कि C4 प्लांट के अंदर जो बायोसिंथेटिक फेज होता है वो C3 साइकिल ही होता है। अब पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, यही तो बताया था ना कि प्लांट कोई भी हो, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा होता है? C3 साइकिल होता है सर, ठीक है ना। द बंडल शीथ सेल्स, देखिए द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखिए यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर क्या होता है? रूबिस्को होता है बट लैक पेप्केज। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, वो कौन सा पाथवे होता है? कैल्विन पाथवे, एंड इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट, ठीक है। डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट? हाँ सर, ये तो होता है, ठीक है। Did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plant? In C4 plant, it does not takes place in the mesophyll cell. कह रहा है कि C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होता है। सही बात तो है, मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होता है। होता किसके अंदर है? बंडल शीथ सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर होता है, ठीक बात है। समझ गए? नहीं समझ पाए तो यहाँ तक आपको इतना ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे ये सर, ये हमारे पास मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के पास सर ग्रेना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास ग्रेना नहीं होता है। ग्रेना नहीं होता है इसलिए इसको बोलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने से कह रहे हैं कि सर क्या फ़ायदा होगा? कि ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, और लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या यहाँ पे, ये वाला जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पे किसी भी हालत में सर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा ही नहीं। अब ऑक्सीजन यहाँ नहीं इवॉल्व होगी, बोलिए। अब यहीं पे सर इसी मतलब जहाँ पे कह रहे कि ऑक्सीजन अगर नहीं रिलीज होगा और वहीं पे कौन बैठा है? रूबिस्को। तो रूबिस्को एक तरीके से हम क्या बोल पाएंगे कि रूबिस्को तो सर कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, और अगर रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो फिर वो उसको C3 साइकिल ऑपरेट करना होगा, ठीक है। और रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा। समझ पाए क्या? तो इसको बोलते हैं डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, देखिए जब C3 साइकिल, देखिए C3 साइकिल चलेगा, ध्यान दीजिए C3 साइकिल में हम लोगों ने क्या देखा था कि C3 साइकिल के अंदर सर एक ग्लूकोज को बनाने में 18 ATP और 12 NADPH2 लगा था, ठीक है। अब आप समझिए कि एक, देखिए यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया तो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता था तो एक बार साइकिल चलता था, बोलिए। तो वैसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक ग्लूकोज को बनाने में इस साइकिल को कितनी बार ऑपरेट होना पड़ेगा? 6 बार ऑपरेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक बार में ये 2 ATP कह रहे हैं कि सर एडिशनल 2 ATP खर्च होता है, तो 6 बार ये साइकिल चलेगी तो कितना एडिशनल ATP आएगा? ये 12 ATP आएगा। कितना ATP आएगा? 12 ATP। तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, आपको सर ये 18 ATP 12 NADPH2 इतना तो आपको C3 साइकिल में लग जाएगा, ठीक है। और रीजनरेशन में 2 एडिशनल ATP एक बार में
कितना बार रिएक्शन होगा, तो 6 बार होगा। तो 6 बार होगा अगर रिएक्शन, और एक बार में 2, तो एडिशनल कितना एटीपी लगा, 12 एटीपी। तो इस केस में कुल एटीपी का खर्चा कितना, या कुल कह रहे हैं कि सर कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 18 एटीपी और 12 एटीपी मिला के कितना हो जाएगा, 30 एटीपी, ठीक है। और 12 NADPH2, ये एडिशनल पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ठीक है, हो तो गया सारा। चलिए कि यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, और वहाँ पे ये प्रूफ करेंगे कि कैसे ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।